रूहानिका की विदाई हो गई थी। उसकी कार आगे बढ़ जाती है, जिससे उसे अपने पापा और अपना घर दोनों ही दिखना बंद हो जाते हैं। जिससे रूहानिका अपना सिर अंदर करके अच्छे से बैठ जाती है, पर उसके आंसू अब भी बहते रहते हैं। वहीं एकांश की नज़र लगातार रूहानिका पर बनी हुई थी। उसे ऐसे रोते देखकर एकांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो अपनी शेरवानी की जेब से रुमाल निकालकर रूहानिका की तरफ बढ़ाता है। रूहानिका अपनी नज़रें उठाकर रुमाल को देखती है, फिर एकांश को देखती है, तो एकांश उसे इशारे से रुमाल लेने को कहता है, जिससे रूहानिका रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछती है, फिर रुमाल अपनी गोद में रख लेती है। एकांश उसे देखकर कहता है, देखिए रूहानिका जी, आई नो आपके लिए अभी थोड़ा मुश्किल होगा पापा जी से दूर रहना, बट आई प्रॉमिस जब भी आपको उनकी याद आएगी मैं आपको लेकर आ जाऊंगा उनसे मिलवाने के लिए, भले ही आधी रात को क्यों ना जाना पड़े। उसकी बात सुनकर रूहानिका के रोते हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी मुस्कान देखकर एकांश को एक सुकून मिलता है। रूहानिका अपनी नज़र उठाकर कहती है, थैंक यू। एकांश नासमझी से उसे देखता है, तो रूहानिका आगे कहती है, आप मुझे जानते नहीं, फिर भी जब से हमारा रिश्ता तय हुआ है आप हमेशा मुझे सहज करने की कोशिश करते हैं। आपने मेरे पापा का ख्याल भी इतने अच्छे से रखा, उनके लिए इतना सब किया और अभी भी मुझे कंसोल किया। उन सब के लिए मैं जितना आपको थैंक यू बोलूं कम ही है। एकांश जो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था, वो रोहनका को देखकर सर्द आवाज में कहता है, क्या मैं आपका कुछ नहीं लगता? क्या पापा जी मेरे कुछ नहीं लगते? उसकी आवाज़ सुनकर रोहानिका एक पल को घबरा जाती है, पर फिर उसकी बातें सुनकर समझ जाती है कि एकांश को उसकी बातें बुरी लगती हैं। इसलिए वो जल्दी से उसे देखकर कहती है, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब यह था कि जब आपने हमारे लिए इतना कुछ किया तब तो कोई रिश्ता नहीं था हमारा। और एकांश उसे टोकते हुए कहता है, तब भी हमारा रिश्ता था, तब मैं आपका होने वाला पति था, तो मेरा हक तब भी था और अब भी है। बट इट्स ओके, मैं समझता हूँ आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इतना जल्दी सब कुछ एक्सेप्ट करना। सो टेक योर टाइम। रूहानिका उसकी बात सुनकर उसे देखती है, फिर कहती है, मैंने ऑलरेडी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी पर अब नहीं है। इतना कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। वहीं एकांश के होंठ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर बाद उनकी कार राठौर मेंशन के सामने रुकती है, तो एकांश कार से उतरकर रूहानिका के साइड का डोर खोलकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। रूहानिका एक नज़र एकांश को देखकर अपनी नज़र झुकाकर उसके हाथ पर हाथ रखती है और अपनी साड़ी संभालते हुए कार से नीचे उतरती है। कार से नीचे उतरकर एकांश और रूहानिका राठौर मेंशन के मेन गेट के सामने खड़े होते हैं, तो स्वर्णा जी आगे आकर उनकी आरती उतारती हैं। फिर उन्हें तिलक करके रूहानिका के सामने चावल से भरा कलश रखती हैं। फिर उसे कलश को गिराकर आरती से भरी थाली पर पैर रखकर अंदर आने को कहती हैं। तो रूहानिका अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर आरती की थाली पर पैर रखकर अंदर आती है, तो उसके पैरों की छाप एक सफ़ेद कपड़े पर छप जाती है, जिसे स्वर्णा जी ने थाल के बाद रखा था। एकांश भी रूहानिका के साथ अंदर आता है, तो सावित्री जी उनसे कुछ रस्में करवाती हैं, जैसे थाली उठाने वाली रस्म और भी कई रस्में करवाती हैं। रस्में करवाकर सावित्री जी उन्हें सबसे पहले मंदिर लेकर जाती हैं, फिर दोनों को साथ दिया जलाने को कहती हैं। रूहानिका और एकांश मिलकर ईश्वर के सामने दिया जलाते हैं, फिर हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर अपने आने वाले भविष्य की कामना ईश्वर से करते हैं। सावित्री जी उन्हें हॉल को दूसरे कोने में ले जाती हैं, जहाँ किसी व्यक्ति की एक पुराने जमाने की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। सावित्री जी तस्वीर देखकर नर्म आवाज में रूहानिका से कहती हैं, ये एकांश के दादाजी, यानी कि अब आपके भी दादाजी श्री दिगंबर सिंह राठौर हैं। रूहानिका रूहानिका उनकी बात सुनकर उस तस्वीर को देखती है, फिर झुककर उन्हें प्रणाम करती है। तो एकांश और रूहानिका मिलकर इस तस्वीर के सामने भी दिया जलाते हैं। सावित्री जी कहती हैं, अब अंगूठी ढूंढने की रस्म होगी। उनकी बात सुनकर पूजा जी और सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। रियांश उत्साहित होकर रूहानिका के साइड जाकर उसे साइड से गले लगाकर कहता है, मैं तो भाभी जी की टीम में होऊंगा। रूहानिका अचानक उसके गले लगाने पर घबरा जाती है। उसके ज़हन में अतीत की यादें एक बार फिर ताज़ा हो जाती हैं, जिससे वो हल्का कांपते हुए एकांश का हाथ पकड़ लेती है। उसके ऐसा करने पर एकांश की नज़रें उस पर जाती हैं, तो उसे कांपता महसूस करते ही
एकांश उसकी प्रॉब्लम समझकर रुहानिका के कंधे से रियाज का हाथ हटा देता है, जिससे रियाज चिढ़कर कहता है, क्या भाई, अब क्या आप मुझे भाभी को गले लगाने भी नहीं दोगे? इतना ओवर पॉजेसिव कौन होता है? उसकी बात सुनकर सब एकांश को देखने लगते हैं, तो एकांश हल्का सा झेप कर कहता है, क्या कह रहे हो रियाज? मैंने तो बस इसलिए ऐसा किया ताकि हम रस्म कर सके, क्योंकि सब बहुत थक गए हैं ना, तो जल्दी से रस्म करके आराम करने चलते हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश शरारत से एकांश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, थक गए हैं या फर्स्ट नाइट की जल्दी है? उसकी बात सुनकर एकांश अपनी जेब मिटाने के लिए उसे घूरता है, तो शिवांश अपने कंधे उचकाकर कहता है, जो सच था मैं वही बोला। सावित्री जी शिवांश और रियांश को घूरते हुए अपनी कठोर आवाज में कहती हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो आप दोनों। उनकी कठोर आवाज सुनकर दोनों ही जल्दी से पूजा जी के पास जाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। इन सब में रुहानिका कुछ नहीं कहती, वो एक बार फिर अपने अतीत में खो चुकी थी, पर एकांश के हाथ का एहसास उसे महफूज करवा रहा था, जिस वजह से अब वो थोड़ी शांत हो चुकी थी। सावित्री जी सोना जी से कहती हैं, अब रस्म शुरू करवाइए बड़ी बहू। सोना जी सिर हिलाकर जल्दी से सर्वेंट से सारे इंतजाम करने को कहती हैं। तब तक सब सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद सारे इंतजाम हो जाते हैं, तो स्वर्णा जी सबको रस्म के लिए कहती हैं। रूहानिका और एकांश को एक दूसरे के सामने बैठाया जाता है। शिवांश, रियाज, पूजा जी, रणविजय जी और राजवीर जी रूहानिका की टीम में थे, वहीं बाकी सब एकांश की टीम में थे, सिवाय सावित्री देवी जी के। वो किसी भी टीम में नहीं थी। ये देखकर रियांश कहता है, दादी आपको किसी की टीम में तो होना चाहिए ना। सावित्री जी उसकी बात सुनकर कहती हैं, हम दोनों के साथ हैं। नित्या कहती है, ये तो चीटिंग है दादी, आपको किसी एक को सपोर्ट करना होगा, दोनों को नहीं। उसकी बात पर सावित्री जी कुछ सोचकर कहती हैं, ठीक है, फिर हम रूहानिका की टीम में होंगे। उनकी बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सावित्री जी एकांश के अलावा कभी किसी से इतना अटैच नहीं होती थी, लेकिन जब से रूहानिका से मिली थी वो कुछ बदल सी गई थी। उन्हें रूहानिका कुछ ज़्यादा ही भाती थी, शायद एकांश से भी ज़्यादा। पर ऐसा क्यों था, ये तो वही जाने। सावित्री जी रूहानिका के सिर पर हाथ फेरकर हल्का सा मुस्कुराकर नरम स्वर में कहती हैं, बेटा तुम्हें ही जीतना है, मेरे पोते पर हुक्म चलाने के लिए। उनकी बात सुनकर रूहानिका नजरें झुकाकर मुस्कुरा देती है, वहीं बाकी सब उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई एलियन हो। सावित्री जी वापस से कठोर होकर कहती हैं, चलिए रस्म शुरू करिए। उनकी बात सुनकर सब होश में आते हैं। फिर रस्म शुरू होती है, जिसमें पहले राउंड में एकांश जीतता है, फिर अगले राउंड में रूहानिका जीतती है। उसके बाद तीसरे राउंड में सब बेसब्री से विनर का इंतजार कर रहे थे। वहीं रूहानिका भी अब थोड़ा सतर्क होकर अंगूठी ढूंढ रही थी। तभी अचानक उसके हाथ में अंगूठी आ जाती है, जिसे वो मुस्कुराकर खुशी से निकालने को होती है, पर उसी वक्त एकांश इसके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे रूहानिका हैरानी से एकांश को देखती है। वहीं एकांश भी थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने गलती से ऐसा किया था। इससे पहले कि एकांश अपना हाथ हटाता, रियांश एकांश और उनका हाथ ऊपर उठा देता है, जिससे एक पल के लिए तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, पर अगले ही पल समझकर दोनों एक दूसरे से नजर चुराने लगते हैं। पूजा जी और सारे बच्चे दोनों के हाथ में अंगूठी देखकर निराश हो जाते हैं। सावित्री जी मुस्कुराकर कहती हैं, बहुत शुभ होता है यह, पता है इसका मतलब होता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उनकी बात सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं रूहानिका एकांश को देखने लगती है और एकांश रूहानिका को। तभी सावित्री जी कहती हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाकी की रस्में अब कल होंगी। बड़ी बहू आप रूहानिका को उनके कमरे में ले जाइए। उनकी बात सुनकर सब हामी भरते हैं, तो स्वर्णा रूहानिका को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती हैं। बाकी सब बड़े भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तो एकांश भी अपने कमरे में जाने लगता है। तभी रियाज उसे वापस सोफे पर बैठाते हुए कहता है, अरे आप कहाँ चले भाई? शिवांश भी शरारत से हंसते हुए कहता है, हाँ लगता है भाभी के साथ अकेले में समय बिताने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। उसकी बात सुनकर एकांश झेप कर उसे घूरता है, तो नित्या शरारत से मुस्कुराकर कहती है, क्या भाई आपको इतनी डेस्परेशन है भाभी से मिलने की? आपसे दो पल रुका नहीं जा रहा है? उसकी बात सुनकर एकांश हैरानी से कहता है, इन सब बंदरों का तो समझ आता है, पर अब तुम भी इनके साथ हो गई हो,
छोटी, नित्या अपने बाल झटक कर अदाओं से कहती है। हाँ, तो मैं अब बड़ी हो गई हूँ, बच्ची थोड़ी हूँ जो ये सब समझ ना पाऊँ। उसकी बात सुनकर रियाज हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, अब तो ये दादी अम्मा बन गई है। नित्या उसकी बात सुनकर गुस्से से मुंह फुला लेती है, पर रियांश और शिवांश उसे इग्नोर करके एकांत से कहते हैं, भाई इसको छोड़ो और जल्दी से कैश हमारे हाथ में रखिए। एकांश नासमझी से कहता है, कैश किस लिए? रियांश अपने सिर पर हाथ मारकर कहता है, क्या भाई, आपको इतना भी पता नहीं? खैर चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए, आपको कमरे में जाने से पहले हमें नेक देना होगा, वरना हम आपको जाने नहीं देंगे। उसकी बात सुनकर एकांश हैरानी से उन्हें देखता है, तो शिवांश कहता है, भाई सोच लीजिए आप अच्छे से, क्योंकि हम तो वैसे भी फ्री हैं, तो आपके साथ पूरी रात यहाँ बैठ जाएंगे। बट आप अपना सोचो, आपको तो भाभी से मिलना है ना, तो इतना तो करना ही होगा आपको। उसकी बात सुनकर एकांश नामे से रिलाकर अपनी शेरवानी में से कुछ पैसे निकालकर उन्हें देता है। रियांश मुंह बनाकर कहता है, क्या भाई, आप हमें इतने से पैसे दे रहे हैं? ये तो मेरी आधी सैलरी भी नहीं होगी। शिवांश बच्चों जैसी शक्ल बनाकर कहता है, हाँ भाई, ये तो मेरी पॉकेट मनी से भी आधा है, इसका हम क्या करेंगे? नित्या भी शिवांश की हाँ में हाँ मिलाती है। उनकी बातें सुनकर एकांश हार मानते हुए कहता है, अच्छा चलो मांगो, क्या चाहिए? उसकी बात सुनकर तीनों की आंखों में चमक आ जाती है। रियांश उत्साहित होकर कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे फ्रेंड्स ट्रिप पर लद्दाख जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना है। आपको बस दादी से परमिशन लेनी है। शिवांश भी उत्साहित होकर कहता है, और मुझे एक नई कार चाहिए, क्योंकि अब मैं 20 का हो गया हूँ। नित्या भी अपनी आंखों में चमक लाकर कहती है, और मुझे अपने रूम का रेनोवेशन करवाना है, क्योंकि मेरा रूम बिल्कुल बच्चों जैसा है, और अब मैं 18 की हो गई हूँ, तो मुझे अब अपनी पसंद का रूम चाहिए। उनकी डिमांड सुनकर एकांश उन्हें देखता है और कहता है, ओके, मैं शिव और छोटी की डिमांड पूरी कर दूंगा, पर रियांश, तुम्हारी नहीं, इसकी जगह तुम कुछ और मांग लो, क्योंकि तुम जानते हो ना, दादी परमिशन नहीं देंगी, और अगर दे भी दिया तो शिवा को साथ ले जाने को कहेंगी। सो बताओ, फिर दूसरी विश क्या है तुम्हारी? रियांश उसकी बात सुनकर मुंह बिगाड़ता है, फिर जिद करते हुए कहता है, नहीं भाई, मुझे तो जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, यही मेरी विश है, और अगर आपने इसे पूरा नहीं किया तो फिर मैं आपको कमरे में नहीं जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर एकांश एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, फाइन, मैं बात कर लूंगा दादी से। रियांश खुशी से उसे गले लगा लेता है, तो शिवांश और नित्या भी एक साथ उन्हें गले लगा लेते हैं। एकांश मुस्कुराकर उन्हें गले लगाता है। दूसरी तरफ स्वर्णा जी रोहानिका को एकांश के कमरे में लाती हैं और उसे लिविंग रूम के सोफे पर बैठाकर खुद उसकी बगल में बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर कहती हैं, जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा अभी तुम्हारे लिए, पर कोशिश करो सब समझने की, इस रिश्ते को समझने की, अंश को समझने की। मुझे पूरा यकीन है, अगर तुम अपनी तरफ से 1% भी करोगी ना, तो अंश अपनी तरफ से 100% करेगा। बचपन से जानती हूँ उसे, रिश्तों को लेकर बहुत सेंसिटिव है वो, सबको हमेशा जोड़ने और खुश रखने में लगा रहता है। हम सब इतने सालों से साथ हैं, पर आज तक कभी भी हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि अंश और माँ जी ने सब संभाल रखा है। अंश हमेशा अपने सारे भाई बहनों को देखता आया है। बचपन से उसने कभी भी रियांश, शिवांश और नित्या में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि हमेशा उन्हें जोड़ कर रखा। इन समय वो खुद सबसे दूर हो गया। उसके भाई बहन उसे बोरिंग समझते हैं, पर जानती हो, वो बोरिंग नहीं, बल्कि सेंसिटिव है अपने रिश्तों को लेकर, इसलिए उसने खुद को ऐसा बना लिया है। खैर उसके बारे में तुम धीरे धीरे सब जान जाओगी। फिलहाल बाकी बातें बाद में करेंगे, पर हाँ, एक बात याद रखना, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा मेरे पास आना। उसके गालों को प्यार से छूकर, मैं जैसे अंश की माँ हूँ, वैसे ही तुम्हारी भी हूँ। उनकी बातें सुनकर रोहानिका उनके गले लग जाती है, तो स्वर्णा जी उसका सिर सहलाकर कहती हैं, अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा और अंश का खाना भिजवाती हूँ। ओके। रोहानिका उनसे अलग होकर हाँ में से रिलाती है, तो स्वर्णा जी वहाँ से चली जाती हैं। स्वर्णा जी के जाने के बाद रोहानिका एकांश के कमरे को देखने लगती है। एकांश का कमरा सिर्फ कमरा नहीं,
बल्कि एक चैम्बर था जिसमें सबसे पहले एक बड़ा सा लिविंग रूम था जिसमें टीवी लगा हुआ था और सोफे के साथ टेबल रखा था। पूरे लिविंग रूम में एकांश की और उसके परिवार के साथ कई सारी फोटोज लगी थी। लिविंग रूम में एक दरवाज़ा लगा था, उसे खोलकर रूहानिका अंदर जाती है तो वहाँ एकांश का रूम था। वो भी बहुत बड़ा था। उसमें सामने एक बड़ा सा बेड रखा था। उसके पीछे की दीवार पर एकांश की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। बेड के राइट साइड पर ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था और उसके लेफ्ट पर एक काउच रखा था। काउच के बगल में एक दरवाज़ा था। रूहानिका उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है तो वहाँ एक क्लोसेट रूम बना था जिसमें एकांश के अलग अलग तरह के कपड़े और शूज़ रखे हुए थे। क्लोसेट रूम के साइड में एक और दरवाज़ा था। रूहानिका इस दरवाजे के अंदर जाती है तो वहाँ एक बड़ा सा बाथरूम था जिसमें एक बड़ा सा बाथटब रखा हुआ था। रूहानिका इस दरवाजे से बाहर निकलकर क्लोसेट से होते हुए कमरे में आती है तो ड्रेसिंग की बगल में उसे एक और दरवाज़ा दिखता है जिसे खोलकर वो वहाँ जाती है तो वहाँ उसे एक बड़ी सी बालकनी दिखती है जिसमें एक झूला लगा हुआ था। उसमें सामने दो सोफे रखे हुए थे और उनके बीच में एक टेबल। झूले को देखकर रूहानिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी कोई डोर पर नॉक करता है जिससे रूहानिका बालकनी से निकलकर लिविंग रूम में आती है तो वहाँ कुछ सर्वेंट्स उसका सामान और खाना लेकर आते हैं। सर्वेंट सामान और खाना रखकर चले जाते हैं। रूहानिका सोफे पर बैठकर एकांश का इंतजार करने लगती है। तभी एकांश दरवाजे पर नॉक करके अंदर आता है तो रूहानिका झट से खड़ी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे वो नर्वस होकर अपनी उंगलियां आपस में उलझाने लगती है। वहीं एकांश उसकी हर हरकत नोटिस कर रहा था। वो रूहानिका को कंफर्टेबल करने के लिए कहता है, आप चेंज कर लीजिए रूहानिका जी। उसकी बात सुनकर रूहानिका एक नज़र उसे देखकर हाँ में सिर हिलाकर अपने बैग को सोफे पर रखने लगती है तो एकांश खुद बैग सोफे पर रखता है जिससे रूहानिका उसे थैंक यू बोलकर अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली जाती है। उसके जाते ही एकांश एक गहरी सांस छोड़कर आराम से सोफे पर बैठता है। सच तो यह था कि वो खुद भी नर्वस था। कुछ देर बाद रूहानिका चेंज करके आती है। उसने एक सिंपल सा सूट डाला था। एकांश उसे देखकर सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा करता है तो रूहानिका अपनी नज़रें झुकाकर सामने सोफे पर बैठती है। फिर एकांश उसके लिए एक प्लेट में डिनर सर्व करके उसे देता है। फिर अपनी प्लेट में खाना निकालता है और रूहानिका को खाने को कहता है। दोनों ही अपना डिनर खामोशी से करते हैं तो डिनर करके एकांश चेंज करने चला जाता है। रूहानिका हैंड वॉश करके बालकनी में लगे झूले पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद एकांश चेंज करके आता है तो रूहानिका को कमरे में ना देखकर उसे ढूंढने लगता है। तभी बालकनी में झूले पर बैठी रूहानिका पर उसकी नज़र जाती है तो एकांश मुस्कुराकर प्यार से उसे देखने लगता है। रूहानिका झूले पर बैठी एकटक आसमान को देख रही थी। तभी उसे किसी की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस होती है जिससे वो मुड़कर देखती है तो सामने एकांश को खुद को देखता देखकर अपनी नज़रें झुका लेती है। उसके ऐसे करने पर एकांश होश में आता है और आगे बढ़कर रूहानिका के पास जाकर कहता है, रूहानिका जी चलिए सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना रस्मों के लिए। उसकी बात सुनकर रूहानिका हामी भरते हुए उसके साथ कमरे में आती है। एकांश बेड से पिलो लेकर वहां से जाने लगता है तो रूहानिका उसे रोकते हुए कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? एकांश उसे देखकर कहता है, सोने लिविंग रूम में। रूहानिका उसे देखकर कहती है, पर क्यों? एकांश कहता है, ताकि आपको अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। रूहानिका जब उसकी बात सुनती है तो उसके दिमाग में सोंडा जी की बातें गूंज जाती हैं जिसे याद करके वो अपनी नज़रें झुकाकर कहती है, आप यहीं सो सकते हैं। आफ्टर ऑल हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और हमें एक दूसरे को समझना भी तो है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। एकांश उसे देखकर कहता है, आर यू श्योर? रूहानिका उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है जिससे एकांश के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। एकांश वापस अपने तकिया बेड पर रखता है। फिर रूहानिका को देखकर पूछता है, आप कौन सी साइड सोती हैं? रूहानिका अपनी नज़र झुकाकर कहती है, कहीं भी, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। एकांश कहता है, ओके फिर मैं लेफ्ट में सो जाऊंगा और आप राइट में सो जाना। रूहानिका हाँ में सिर हिला देती है तो एकांश लेफ्ट साइड पर लेट जाता है और रूहानिका के लेटने का इंतजार करने लगता है। वही रूहानिका ने कह तो दिया था
एकांश को साथ लेटने के लिए, पर अब उसे घबराहट हो रही थी। उस हादसे के बाद वो ऋषभ जी के अलावा किसी के भी साथ खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी, इसलिए उसे एकांश के साथ लेटने में बहुत अजीब लग रहा था। वो खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि एकांश कहता है, रूहानिका जी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं बाहर लिविंग रूम में सो जाता हूँ। उसकी बात सुनकर रूहानिका अपने ख्यालों से बाहर आकर कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। एकांश उसे देखकर बेड की दूसरी तरफ इशारा करके कहता है, तो लेट जाइए। रूहानिका हाँ में सिर हिलाकर अपनी कुर्ती पर पकड़ कसते हुए बेड की दूसरी साइड जाकर लेट जाती है। एकांश उसे देखकर मुस्कुराकर कहता है, गुड नाइट। रूहानिका भी उसे देखकर जबरदस्ती हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, गुड नाइट। इतना कहकर वो एकांश की तरफ अपनी पीठ करके लेट जाती है। वहीं एकांश रूहानिका की तरफ करवट लेकर थके होने के कारण नींद के आगोश में चला जाता है। रूहानिका भी अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक कोई अपना हाथ उसके हाथ पर रखता है, जिससे वो कांपने लगती है। रूहानिका कांपते हुए मुड़कर पीछे देखती है तो एकांश को उसके हाथ के ऊपर हाथ रखकर सोते देखकर वो अनायास ही एकांश को देखने लगती है। एकांश को देखते हुए बिना उसके हाथ को हटाए न जाने किस पर रूहानिका की आंख लग जाती है और वो भी नींद के आगोश में चली जाती है। आज पहली बार उस हादसे के बाद रूहानिका को नींद आई थी, वरना उस हादसे के बाद उसे कभी भी नींद नहीं आती थी, क्योंकि जब भी वो आंख मूंदती तो उसे हमेशा वो सब दिखता। इसलिए वो सारी सारी रात जाकर काट देती थी। कई बार तो उसे स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती थी सोने के लिए, जिस कारण वो अक्सर सुबह उठने में लेट हो जाती थी। एकांश और रूहानिका एक दूसरे का हाथ थामकर गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी अचानक रूहानिका पापा चीखते हुए घबराकर तेजी से उठकर बैठती है। उसकी आवाज़ सुनकर एकांश की नींद भी खुल जाती है और वो घबराकर रूहानिका को देखकर कहता है, क्या हुआ रूहानिका जी, आप ठीक तो हैं ना? रूहानिका रोते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छिपाकर कांपते हुए कहती है, कुछ ठीक नहीं है पापा, मेरे पापा ठीक नहीं है। वो उन्हें मैं एकांश उसके हाथ को उसके चेहरे से हटाकर उन्हें थामकर कहता है, शांत हो जाइए, फिर बताइए क्या हुआ? आपने कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? रूहानिका रोते हुए हिचकियां लेते हुए कहती है, वो पापा, मैंने देखा कि पापा को कुछ हो गया। मुझे उनके पास जाना है, मुझे उन्हें देखना है। प्लीज़ मुझे वहाँ लेकर चलिए। एकांश उसकी हालत समझते हुए बिना उसे कुछ समझाए सीधे सीधे कहता है, ओके चलिए चलते हैं। रूहानिका उसकी बात सुनकर एक पल के लिए हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि एकांश ने बिना कोई सवाल किए उससे डायरेक्टली कह दिया चलने को, जबकि कोई और होता तो कहता सुबह में लेना। पर एकांश ने ऐसा नहीं किया। यह सोचकर वो हैरान होती है, पर फिर ऋषभ जी के बारे में सोचकर ज़्यादा न सोचते हुए वो जल्दी से बेड से उठ जाती है। एकांश अपनी कार की चाबी लेकर रूहानिका के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। नीचे आकर वो दोनों देखते हैं, सारे बड़े हॉल में खड़े थे। वहीं राजवीर जी ड्राइवर को कार निकालने को कह रहे थे। यह देखकर एकांश और रूहानिका उनके पास जाते हैं। सब उन्हें देखकर घबरा जाते हैं, तो सावित्री जी उन्हें देखकर एकांश से कहती हैं, इतनी रात को आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? एकांश उनके पास जाकर कहता है, वो रूहानिका जी को पापा जी को लेकर बुरा सपना आया था, तो बस इसलिए इन्हें उन्हें मिलाने ले जा रहा हूँ। पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? सावित्री जी उसका सवाल नज़रअंदाज करके कहती हैं, आप दोनों भी हमारे साथ चलिए। एकाश नासमझी से कहता है, पर हम क्यों? और आप लोग जा कहाँ रहे हैं? सावित्री जी कठोरता से कहती हैं, कहा ना चलिए, कोई सवाल मत कीजिए और चलिए। उनकी कठोर आवाज़ सुनकर एकांश चुप हो जाता है, पर उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबराने लगता है। वहीं रूहानिका का दिल भी घबराने लगा था, पर वो खामोश थी और मन ही मन सब ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। राजवीर जी सबसे कहते हैं, चलिए चलते हैं। सावित्री जी और सब जाकर कार में बैठ जाते हैं। सावित्री जी की कार में रूहानिका और एकांश बैठे थे। वहीं राजवीर जी की कार में स्वर्णा और पूजा जी और रणविजय जी बैठे थे। कुछ देर बाद दोनों कार राजपूत निवास के सामने रुकती हैं, तो रूहानिका घबराकर जल्दी से उतरती है, तो घर के सामने भीड़ देखकर उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका में घबराने लगता है। सावित्री जी भी कार से उतरकर रूहानिका के पास जाकर
उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर चलने को कहती हैं। एकांश भी कार से उतरकर भीड़ देखकर घबरा जाता है। रूहानिका सावित्री जी के साथ भीड़ को चीरते हुए घर के अंदर जाने लगती हैं। हाल में आते ही उसकी नज़र जमीन पर रखे ऋषभ जी के पार्थिव शरीर पर पड़ती है, जिससे वो अपनी जगह पर जम जाती है। रूहानिका एकटक ऋषभ जी के पार्थिव शरीर को देखती रहती है। तब तक बाकी सभी वहां पहुंच चुके थे। एकांश ऋषभ जी की पार्थिव शरीर को देखकर शॉक्ड था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ऋषभ जी सबको छोड़कर चले जाएंगे। वो ऋषभ जी का शरीर देखकर रूहानिका को देखता है, जो बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक ऋषभ जी के पार्थिव शरीर को देख रही थी। रूहानिका कुछ देर तक ऋषभ जी के पार्थिव शरीर को देखती है, पर फिर अचानक ही भागकर उनके पास जाकर जमीन पर बैठकर उनका सिर अपनी गोद में रखकर रोते हुए कहती है, पापा, ये क्या मजाक है? उठिए, देखिए आपकी रूह आपको बुला रही है। मुझे पता है आप मुझसे मिलना चाहते थे ना, इसलिए आपने ये नाटक किया। बस अब बहुत हुआ, अब उठिए और अपनी रूह से बात करिए। देखिए ना पापा, मैं आ गई। बातें करिए मुझसे, बताइए मुझे कि आपको मेरी याद आ रही थी? फिर कुछ सोचकर उनका सिर सहलाकर, मुझे पता है आपको मेरे हाथ की चाय पीनी है, इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं ना। रुकिए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो उनका सर जमीन पर रखकर उठकर किचन में चली जाती है। वहीं बाकी सब रुहानिका की हालत देखकर दुखी हो जाते हैं। एकांश की आंखों में तो नमी आ जाती है। कुछ देर बाद रुहानिका चाय बनाकर लाती है और ऋषभ जी के पास बैठकर उनका सर अपनी गोद में रखकर कहती है, देखिए पापा, मैं चाय ले आई हूँ, अब उठ जाइए। आप कहते हैं ना रूह, आपके हाथों की चाय पीकर मेरा सारा सरदर्द दूर हो जाता है और एक सुकून मिलता है। तो उठिए, पीजिए चाय। फिर नम आंखों से उनका चेहरा सहलाकर, पापा उठिए, वरना मैं बात नहीं करूंगी आपसे। बहुत नाटक हो गया, अब उठ भी जाइए पापा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे देखकर। उठिए ना पापा, प्लीज, अपनी रूह के लिए प्लीज उठिए पापा, प्लीज पापा उठिए। इतना कहकर वो रोने लगती है। एकांत से रूहानिका की हालत देखी नहीं जाती है, इसलिए वो आगे बढ़कर रूहानिका के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर पुकारता है, रूहानिका जी। एकांश की आवाज़ सुनकर रूहानिका उसे देखकर जल्दी से कहती है, आपको पापा बहुत पसंद करते हैं। आप कहिए ना, आपकी बात वो ज़रूर मानेंगे और उठ जाएंगे। प्लीज आप कहिए ना उनसे कि वो उठें। रूहानिका की हालत देखकर एकांश का दिल तड़प उठता है। उससे वहां और बैठा नहीं जाता, इसलिए वो उठकर वहां से बाहर चला जाता है। रूहानिका उसे जाते हुए नम आंखों से देखती है, फिर ऋषभ जी को उठाने लगती है। तभी सावित्री जी उसके पास आकर कहती हैं, बेटा, ऋषभ अब नहीं रहे, आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उनकी बात सुनकर रूहानिका ऋषभ जी का सिर जो उसकी गोद में रखा था उसे सहलाते हुए अपने गले लगाकर कहती है, नहीं, मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हैं। अभी उनको मेरी याद आ रही थी, इसलिए बस मुझसे मिलने के लिए उन्होंने यह नाटक किया ताकि मैं उनसे मिलने आ सकूं। अभी कुछ देर बाद वो उठेंगे और कहेंगे, रूह, मैं आपको बहुत याद कर रहा था और आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने यह नाटक किया। मुझे पता है मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं। फिर सावित्री जी के चेहरे को आस भरी नजरों से देखकर, ठीक है ना मेरे पापा, बोलिए दादी। सावित्री जी उसकी बातें सुनकर नम आंखों से उसे देखकर नर्म आवाज में कहती हैं, वो नहीं रहे रूहानिका। रूहानिका को अपने सीने से लगाकर उसका सिर सहलाकर, लाडो, इस बात को मान लो कि वो अब नहीं रहे। गुड़िया। रूहानिका उनकी बात सुनकर उनकी बाहों में बिखर कर रोने लगती है और कहती है, मैं अनाथ हो गई दादी, मैं अनाथ हो गई। कोई नहीं बचा मेरा। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ थे, आज वो भी चले गए मेरा साथ छोड़कर। अब कोई नहीं है मेरे पास, मैं अनाथ हो गई। सावित्री जी उसके सिर को सहलाकर कहती हैं, ऐसे नहीं बोलते गुड़िया, हम है ना, हम है गुड़िया, हम आपको ऋषभ जी जितना ही प्यार देंगे। आप अनाथ नहीं हुई गुड़िया, ऐसे मत बोलिए। रूहानिका बिना कुछ बोले उनकी बाहों में सिसकती रहती है। वहीं दूसरी तरफ एकांश गार्डन में खड़ा एकटक चांद को देख रहा था। रूहानिका की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, जिन्हें छिपाने के लिए वो यहाँ खड़ा था। दूसरी तरफ स्वर्णा जी, पूजा जी, राजवीर जी और रणविजय जी भी रूहानिका की हालत देखकर दुखी थे। स्वर्णा जी और पूजा जी नम आंखों से रूहानिका को देख रही थी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी जाकर रूहानिका को कंसोल करने की,
रूहानिका सावित्री जी की बाहों में रोते हुए अचानक ही बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर सावित्री जी जल्दी से राजवीर से एकांश को बुलाने को कहती हैं। राजवीर जी गार्डन में जाकर एकांश को बुलाकर लाते हैं। एकांश बेचैनी से अंदर आकर कहता है, क्या हुआ दादी? सावित्री जी फिक्रमंद होकर कहती हैं, एकांश, आप जल्दी से रूहानिका को कमरे में ले जाइए। यह बेहोश हो गई है। और हाँ, किसी डॉक्टर को भी कॉल करके बुला लीजिएगा। उनकी बात सुनकर एकांश का दिल बैठ जाता है, पर वो ज़्यादा समय न गंवाते हुए जल्दी से रूहानिका को अपनी बाहों में उठाकर ऋषभ जी के कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लिटाकर डॉक्टर को कॉल करके उन्हें ऋषभ जी का एड्रेस देकर बुलाता है। डॉक्टर को कॉल करने के बाद एकांश बेड पर बैठकर रूहानिका का हाथ अपने हाथ में थाम कर कहता है, रूहानिका जी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपको ऐसी हालत में देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं जानता हूँ यह पल आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर आप फिक्र मत करिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। इतना कहकर वो एकटक रूहानिका के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखने लगता है। दूसरी तरफ बाहर सब लोग खड़े जाकर बेसब्री से डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी विजेंद्र जी, जो कब से खामोशी से अपने परिवार के साथ खड़े होकर सब देख रहे थे, वो कहते हैं, आप सब बैठ जाइए। सावित्री जी विनम्रता से कहती हैं, जी हम ठीक हैं और आपका धन्यवाद, आपने हमें ऋषभ के बारे में खबर दी। वैसे यह सब हुआ कैसे और कब हुआ? पिताजी विजेंद्र जी के कुछ बोलने से पहले ही सुबकते हुए कहती हैं, दरअसल रूहानिका की विदाई के बाद भाई साहब बहुत दुखी थे, पर खुश भी थे। बस बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अब मैं सुकून से मर सकता हूँ, क्योंकि मेरी रूह एक अच्छे परिवार में चली गई है। फिर हम सब सोने चले गए। तभी मुझे याद आया कि भाई साहब को दवाई देनी है। तो जब मैं उन्हें दवा देने गई, तब वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। ये करीब 1:11 की बात है। फिर मैंने इनको बुलाया, इन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, पर तब तक भाई साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। इतना कहकर वो झूठ मूठ के आंसू बहाने लगती है। स्वर्णा जी और पूजा जी उनके पास जाकर उन्हें चुप करवाने लगती हैं। वहीं सावित्री जी वो सोचने लगती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं तो राजवीर जी उन्हें ऋषभ जी के कमरे में ले जाते हैं। कमरे में डॉक्टर और राजवीर जी को देखते ही एकांश रूहानिका से दूर होकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर रूहानिका को कुछ देर चेक करके कहते हैं, स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई थी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इन्हें होश में आने के बाद दे दीजिएगा, क्योंकि अभी इनमें काफ़ी कमजोरी है। इतना कहकर वो एकांश को एक पर्ची पकड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजवीर जी एकांश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी रूहानिका। एकांश उनकी बात सुनकर सिर्फ सर हिला देता है। तो राजवीर जी उसे समझाते हुए कहते हैं, यह वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल है बेटा, इसलिए उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, कोशिश करना कि वो इस गम से जल्दी बाहर आ जाए। एकांश उनकी बात सुनकर उन्हें देखकर दृढ़ता से कहता है, आप चिंता मत करिए पापा, मैं रूहानिका जी को इस गम से बाहर निकाल कर रहूँगा और उन्हें वापस पहले जैसे करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसकी बात सुनकर राजवीर जी उसकी पीठ थपथपाकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही एकांश वापस बेड पर रूहानिका के पास बैठकर उसके उठने का इंतजार करने लगता है। काफ़ी देर बाद रूहानिका को होश आता है तो वो अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठते हुए कहती है, पापा। उसकी आवाज़ सुनकर एकांश, जो कि डॉक्टर की लिखी मेडिसिन लेने जा रहा था, वो झट से रूहानिका के पास जाकर कहता है, आप ठीक तो है ना रूहानिका जी? उसकी बात सुनकर रूहानिका उसे देखती है तो उसे फिर सब याद आ जाता है, जिससे उसकी आंखें भर आती हैं। रूहानिका की आंखों में आंसू देखकर एकांश का दिल तड़प उठता है और वो आगे बढ़कर रूहानिका के गालों पर लुढ़के आंसुओं को पोंछकर कहता है, शांत हो जाइए रूहानिका जी। रूहानिका उसे अपने आंसू से झिलमिलाती आंखों से देखकर कहती है, कैसे शांत हो जाऊं? मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अनाथ हो गई, मेरा कोई नहीं रहा। इतना सब हो गया और आप कह रहे हैं मैं शांत हो जाऊं? कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी पापा मुझे छोड़कर चले जाएंगे। डॉक्टर ने तो कहा था कि उनके पास 3 हफ्तों का समय है। फिर वो इतनी जल्दी कैसे चले गए? कैसे चले गए? इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। एकांश का दिल रूहानिका को देखकर बैठा जा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता,
सावित्री जी अंदर आकर नरम आवाज में रूहानिका को पुकारती हैं, गुड़िया। उनकी आवाज़ सुनकर रूहानिका उन्हें देखती है तो सावित्री जी उसके पास जाकर उसके आंसू पोंछकर कहती हैं, हमने कहा था ना, ऐसी बातें मत करिएगा। हम सब हैं आपके साथ गुड़िया। ऋषभ की कमी को पूरा करने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे, पर आप बार बार ऐसी बातें मत करिए, हमारा दिल दुखता है आपकी बातें सुनकर गुड़िया। उनकी बातें सुनकर रूहानिका बिना कुछ बोले उनके गले लग जाती है तो सावित्री जी उसका सिर सहलाते हुए कहती हैं, चलिए बाहर के अंतिम समय में उनके साथ रहिए, इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा। रूहानिका उनकी बात सुनकर सिर हिलाकर बेड से उठती है तो सावित्री जी उसे लेकर बाहर चली जाती हैं। एकांश भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। बाहर आकर रूहानिका ऋषभ जी के पार्थिव शरीर के पास बैठकर उनके हाथ थामकर उन्हें एकटक भरी आंखों से देखने लगती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सबकी रात आंखों ही आंखों में कट गई थी। सुनीता जी को काफी नींद आ रही थी, पर वो सो नहीं सकती थी, इसलिए मन मारकर सबके साथ हॉल में बैठी थी। तभी अचानक दो गाड़ियां आकर राजपूत निवास के सामने रुकती हैं। उनमें से कुछ लोग, जिनमें एक बुजुर्ग महिला सफेद रंग की सूती साड़ी पहने थी, उसके साथ एक आदमी जिसने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना था और एक महिला जिसने हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी। उनके साथ दो लड़के और एक लड़की भी थी, जो कि प्रिया और शिवांश की उम्र के थे। वो सब अंदर आते हैं तो वो बुजुर्ग महिला रूहानिका को देखकर गुस्से से आगे बढ़कर उसे धक्का देकर ऋषभ जी से दूर करके चीखते हुए कहती है, कल मुही लड़की, शर्म नहीं आती अपने बाप को मारकर यहाँ बैठकर ड्रामा करते हुए, नालायक कहीं की। इसलिए कहा था मैंने ऋषभ को कि छोड़ दे इस मनुष्य लड़की को किसी अनाथ आश्रम में, पर नहीं, ऋषभ पर तो भूत सवार था ना अपनी बेटी को पालने का, उसे प्यार करने का। अब देख लो क्या मिला इन सब के बदले उसे। मर गया मेरा बेटा, हाय मार दिया इस मनुष्य कर्मुई लड़की ने मेरे बेटे को। इतना कहकर वो ऋषभ जी के पार्थिव शरीर के पास बैठकर अपनी छाती पीटकर रोने लगती हैं। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, और फिर जब सबने उनकी बातें सुनी तो पूरे राठौर परिवार का चेहरा गुस्से से भर गया। वहीं सुनीता जी और विजेंद्र जी उनकी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं, पर प्रिया और वंश को रूहानिका के लिए बुरा लगता है। रूहानिका एक तरफ जमीन पर गिरी नम आंखों से अपने पिता को देख रही थी। तभी कोई आकर उसे आराम से बैठाता है, जिससे रूहानिका उसे देखती है तो सामने एकांश को देखकर कुछ नहीं कहती और फिर से अपने पापा को देखने लगती है। बाकी सारे लोग एक ओर खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी वो बुजुर्ग महिला रूहानिका को अब भी बैठा देखकर उस पर भड़कते हुए कहती है, तू अब तक यहीं बैठी हुई है, गई क्यों नहीं? तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके रखी थी। पहले तेरी माँ ने एक लड़की पैदा की, फिर तू उसे खा गई। उसके बाद मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, तब भी तुझे चैन नहीं मिला, जो तूने उसे मार भी दिया। बेशरम लड़की, मनहूस कहीं की। तेरा साया ना एकदम काले साए की तरह है। जो भी तेरे साथ रहेगा उसकी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। मेरे बेटे ने पूरे 16 साल तक अपनी माँ से बात नहीं की, सिर्फ तेरी वजह से। तूने हमारे रिश्ते को खराब कर दिया। तूने हमारा परिवार बिखेर दिया, और अब भी तुझे चैन नहीं मिला, जो तू मेरे बेटे को भी खा गई। हाँ, बोल, बोल ना। इतना कहकर वो रूहानिका के पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में भींचने लगती हैं। यह सब देखकर सावित्री जी उनके पास जाकर गुस्से से उनके हाथ से रूहानिका का चेहरा छुड़ाकर कहती हैं, बस बहुत हुआ। अब अगर आपने एक शब्द भी गलत बोला हमारी पोता बहू के खिलाफ, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात सुनकर वो बुजुर्ग महिला सहम उठती है, पर फिर अपने चेहरे को सामान्य करके पूछती है, आप कौन है और मेरे बेटे के घर में क्या कर रही हैं? सावित्री जी उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखकर पूछती हैं, पहले ये बताइए आप कौन है और मेरी बहू के घर में क्या कर रही हैं? वो बुजुर्ग महिला उनकी बात सुनकर गुस्से से तमतमा जाती है, पर फिर खुद को संभाल कर घमंड भरे स्वर में कहती है, मैं ऋषभ जी की माँ किशोरी राजपूत हूँ। सावित्री जी उन्हें घूरते हुए कहती हैं, अच्छा होगा अगर आप यहाँ सिर्फ अपने बेटे के अंतिम संस्कार तक ही रहें, और हाँ, तब तक हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगर आपने कोई तमाशा करने की कोशिश की तो पुलिस से हमारी अच्छी जान पहचान है, याद रखिएगा। उनकी बात सुनकर किशोरी जी गुस्से से सावित्री जी को घूरने लगती हैं। सावित्री जी नर्म आवाज में रूहानिका से कहती हैं, बेटा आप यहीं बैठिए, मैं भी देखती हूँ
कौन आपको यहाँ से हटाता है। उनकी बात सुनकर रूहानी का एक नज़र उन्हें देखकर ऋषभ जी के पार्थिव शरीर को नम आंखों से देखने लगती है। इस वक्त उसके दिल में दर्द और तकलीफों का सैलाब उठ रहा था, जिसे वो चाह कर भी किसी से बांट नहीं सकती थी। इसलिए खामोशी से अपने पिता को देखकर आंखों ही आंखों में उनसे हजारों शिकायतें कर रही थी। भाई किशोरी सावित्री जी की बात सुनकर गुस्से से चीखती हुई कहती हैं, यह मनहूस लड़की यहाँ नहीं रहेगी। मैं अपने बेटे की लाश पर इसका काला साया भी नहीं पड़ने दे सकती। कम से कम उसे मोक्ष की प्राप्ति तो होगी, लेकिन अगर ये यहाँ रही तो उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। सावित्री जी उनकी बात सुनकर गुस्से से भर उठती हैं। फिर वो कठोरता से कहती हैं, अगर इसके आगे आपने एक शब्द भी मेरी गुड़िया के खिलाफ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आपका कोई मामूली सा गांव नहीं है जहाँ आपकी चलेगी। ये उदयपुर है और यहाँ राठौर परिवार की चलती है। इसलिए आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, वरना आपको महंगा पड़ जाएगा यहाँ आना। और क्या कहा आपने? ऋषभ को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी गुड़िया के यहाँ रहने पर? अरे ऋषभ की तो जान बसती थी रूहानिका में। अगर ऋषभ के अंतिम संस्कार में रूहानिका उनके साथ नहीं रही तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, ये आप नहीं समझ सकती। क्योंकि आप जैसी माँ जो अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करती हो, जो अपने बेटे को ठुकरा दे और उसकी खैर खबर तक ना ले, वो कभी नहीं समझ सकती कि एक पिता के स्नेह को। इतना कहकर वो चुप हो जाती हैं। किशोरी जी उनकी बातें सुनकर गुस्से से कहती हैं, देखिए आप हमारे घर के मामले में ना पड़ें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि मेरे बेटे और मेरे बीच क्या हुआ था यह सिर्फ मैं और मेरा परिवार ही जानता है और कोई नहीं। तो बेहतर होगा आप ये सारी बातें ना करें और ना ही मेरे बीच में कुछ बोलें। उनकी बातें सुनकर सावित्री जी एक तीखी मुस्कान उन्हें देकर कहती हैं, क्यों सच्चाई कड़वी लग गई क्या? खैर सच्चाई तो यही है। और रही बात ऋषभ और आपके परिवार के बीच बोलने की, तो हमें सब कुछ ऋषभ पहले ही बता चुके हैं। हमें अच्छे से पता है आपके परिवार और आपके बीच की बात। दूसरी बात, हम रूहानिका की दादी सास हैं, उस नाते हमारा पूरा हक बनता है रूहानिका के साथ बुरे बर्ताव करने वाले को जवाब देने का। अब इससे आगे मैं यही कहूँगी कि अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो खामोशी से अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो जाने दीजिए। इतना कहकर वो राजवीर जी और रणविजय जी के पास चली जाती हैं। वहीं किशोरी जी गुस्से का घूंट पीकर रह जाती हैं। तभी उनके साथ आए आदमी उनके पास आकर कहते हैं, माँ शांत हो जाइए, वरना हमें महंगा पड़ जाएगा। किशोरी जी उनकी बात सुनकर गुस्से से फुसफुसाती हैं, यहाँ तुम्हारी माँ की इतनी बेइज्जती हुई समर, और तुम एक बार आए तक नहीं अपनी माँ के पक्ष में कुछ कहने। तुम मेरे बड़े बेटे विजेंद्र ने भी धोखा दे दिया मुझे यहाँ। तुम दोनों बहुत मतलबी हो। बस एक मेरा ऋषभ ही था जिसने मुझे हमेशा समझा था, और देखो आज वो भी चला गया। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर जी उन्हें सांत्वना देने लगते हैं। दूसरी तरफ सावित्री जी राजवीर जी और रणविजय जी को अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करने को कहती हैं। राजवीर जी और रणविजय जी विजेंद्र जी के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगते हैं। वहीं एकांश भी उनके साथ चला जाता है। स्वर्णा जी और पूजा जी मिलकर रूहानिका को संभालने लगती हैं। कुछ देर बाद अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो जाती हैं तो सावित्री जी कहती हैं, ऋषभ के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। उनके इतना कहते ही रूहानिका ऋषभ जी को गले लगाकर रोते हुए कहती है, नहीं मैं अपने पापा को कहीं नहीं जाने दूंगी। सावित्री जी उसकी हालत समझकर उसके पास जाकर उसे समझाते हुए कहती हैं, बेटा ऋषभ को जाना तो होगा ना, अब उन्हें जाने दीजिए। अपनी जिम्मेदारियों से दूर इतने सालों से जिन जिम्मेदारियों से वो बंधे थे, आज आज़ाद कर दीजिए उन्हें, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और फिर वो कहीं दूर थोड़ी ना जा रहे हैं, वो आपके साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ अब उन्हें ज़्यादा तंग मत करिए और जाने दीजिए उन्हें। उनकी बातें सुनकर रूहानिका उन्हें अपने आंसू से झिलमिलाती आंखों से देखकर कहती है, वो मेरे साथ रहेंगे ना दादी? सावित्री जी उसका सिर सहलाकर कहती हैं, हाँ बच्चे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ अब उन्हें जाने दीजिए। उनकी बात सुनकर रूहानिका ऋषभ जी से दूर हो जाती है तो एकांश विजेंद्र जी राजवीर जी और रणविजय जी मिलकर ऋषभ जी की अर्थी उठाते हैं, पर रूहानिका उन्हें रोकते हुए कहती है, रुकिए। उसकी बात आवाज़ सुनकर सब उसे देखते हैं तो रूहानिका आगे बढ़कर एकांश के पास जाकर उसकी आंखों में देखकर कहती है, एकांश जी
मैं चाहती हूँ कि पापा को अग्नि आप दें। प्लीज़ मेरे लिए इतना कर लीजिए। आज पहली बार और आखिरी बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। इसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। इतना कहकर वो आस भरी नजरों से एकांश को देखने लगती है। एकांश उसकी आंखों में झांक कर कहता है, आपको मुझसे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है रूहानिका जी। आप तो बस हुक्म कीजिए। आप फिक्र मत करिए, मैं ही पापा जी को अग्नि दूंगा। उसकी बात सुनकर रूहानिका को तसल्ली हो जाती है, इसलिए वो कहती है, थैंक यू सो मच एकांश जी। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। एकांश उसकी बात सुनकर निराश होकर कहता है, शायद मैं अब तक आपके परिवार का हिस्सा नहीं बन पाया रूहानिका जी, फिर उसे देखकर। पर कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा आपके परिवार का हिस्सा बनने की। रूहानिका उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में झांक कर कहती है, अगर परिवार का हिस्सा ना होते तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको कभी नहीं देती मैं। उसके इस जवाब पर एकांश खामोशी से उसे देखता है। तभी किशोरी जी गुस्से से कहती हैं, ये कौन सी बात होती है? जब मेरा बड़ा बेटा जिंदा है तो ऋषभ को अग्नि ये एकांश की तरफ इशारा करके क्यों देगा? रूहानिका और एकांश उनकी बात सुनकर उन्हें देखते हैं तो रूहानिका उनके पास जाकर उन्हें देखकर कहती है, क्योंकि मेरे पापा के बेटे ये हैं, इसलिए उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। रूहानिका हरगिज नहीं चाहती थी कि ऋषभ जी को अग्नि विजेंद्र जी दें, क्योंकि विजेंद्र जी के साथ जो अतीत उसका जुड़ा था, उसके हिसाब से तो विजेंद्र जी यहाँ खड़े होने के काबिल भी नहीं थे। फिर अग्नि देना तो दूर की बात थी। वहीं समर जी किशोरी जी की वजह से घाट पर नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो अपनी माँ को अच्छे से जानते थे। समर जी स्वभाव के कभी बुरे नहीं थे। उनका स्वभाव बिल्कुल ऋषभ जी जैसा था। बचपन से ही उनके और ऋषभ जी के बीच बहुत प्यार था। विजेंद्र जी के बड़े होने की वजह से समर जी उनसे हमेशा डरते थे, इसलिए वो ऋषभ जी के बहुत क्लोज थे और रूहानिका को भी अपनी बेटी की तरह मानते थे। पर उनकी माँ वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी रूहानिका को परेशान करने के लिए। फिलहाल रूहानिका का अतीत हम बाद में जानेंगे। अभी कहानी पर आते हैं। किशोरी जी उसकी बात सुनकर उस पर भड़कते हुए कहती हैं, अच्छा तो बड़े घर में शादी हो गई है तो जवान चलने लग गई है। तो मैं बाद में बताती हूँ, पहले तो इस लड़के को बताती हूँ, क्योंकि ऋषभ को अग्नि तो विजेंद्र ही देगा। रूहानिका उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोककर एकांश को जाने को कहती है। यह देखकर किशोरी जी गुस्से में बौखलाकर खुद को उससे छुड़ाने लगती हैं। एकांश एक नज़र रूहानिका को देखकर ऋषभ जी की अर्थी लेकर सबके साथ बाहर चला जाता है। इन समय विजेंद्र जी को भी रूहानिका पर गुस्सा आ रहा था, पर वो राठौर परिवार के होने की वजह से खामोश थे। वही सुनीता जी का मन तो रूहानिका को थप्पड़ मारने का कर रहा था, पर राठौर परिवार की वजह से वो भी चुप थी। सबके जाने पर रूहानिका किशोरी जी का हाथ छोड़ देती है, तो किशोरी जी गुस्से से रूहानिका पर हाथ उठाने को होती हैं। तभी सावित्री जी उनका हाथ झटक कर कहती हैं, खबरदार, अगर मेरी बहू के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। किशोरी जी गुस्से में चीखती हुई कहती हैं, तो क्या? हाँ, तो क्या कर लेंगी आप? उनकी बातें सुनकर पूजा जी सोना जी से धीरे से कहती हैं, ये अपनी सामत क्यों बुला रही है? सोना जी घबराकर कहती हैं, पता नहीं छोटी, पर कहीं इनकी वजह से माँ जी गुस्से में कुछ गलत ना कर दें। जैसी भी हो, है तो रूहानिका की दादी ही, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा जी उनकी बातें सुनकर आराम से कहती हैं, अरे कुछ नहीं होगा दीदी, वैसे भी इन जैसे लोगों के लिए हमारी माँ जी ही काफ़ी हैं। सोना जी उनकी बात पर सिर हिलाकर सामने देखने लगती हैं। वहीं सावित्री जी अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल करती हैं। कुछ देर बाद कॉल उठने पर वो कहती हैं, हेलो इंस्पेक्टर, हम सावित्री सिंह राठौर बोल रहे हैं। हमें किसी को गिरफ्तार करवाना है। उन्होंने हमारी बहू के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है। हमारी बहू को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया है और अभी भी उनके घर में खड़े होकर तमाशे कर रही हैं। तो आप जल्दी से आइए और आकर उन्हें गिरफ्तार करिए। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती हैं। किशोरी जी जब उनकी बातें सुनती हैं तो उनकी जान उनके हलक में अटक जाती है। किसी तरह अपना थूक निगल कर कहती हैं, हमें नहीं रहना यहाँ, जहाँ मेरी इज्जत नहीं वहाँ हम नहीं रहेंगे। फिर समर जी से, चलो यहाँ से। उनकी बात सुनकर समर जी रूहानिका के पास जाकर उसका सिर सहलाकर कहते हैं, अपना ख्याल रखना रूहानिका। ऐसे समय में कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं आ नहीं पाया था तुम्हारी शादी में, इसलिए शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। रूहानिका उन्हें देखकर कहती है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा चाचा जी, और प्रीति चाची और बच्चों को लेकर कभी एकांत में आइएगा।
अभी अच्छे से मिल नहीं पाए ना। समर जी उसकी बात पर जल्दी आने का वादा करके प्रीति जी और बच्चों के साथ किशोरी जी को लेकर राठौर परिवार से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सावित्री जी रुहानिका को नहाने को कहती हैं और बाकी सबको भी नहाकर फ्रेश होने को कहती हैं। तो रुहानिका स्वर्णा जी और पूजा जी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सावित्री जी सुनीता जी के साथ उनके कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद सब नहाकर फ्रेश होकर हॉल में बैठते हैं सिवाय रुहानिका के। तब तक सारे आदमी भी राजपूत निवास में आ जाते हैं। तो एकांत स्वर्णा जी को मिठाई और खाने का लाया कुछ सामान देता है। स्वर्णा जी किचन में जाकर सब प्लेट में निकालने लगती हैं। वहीं एकांश की नज़र रुहानिका को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ रुहानिका अपने कमरे में स्वर्णा जी के हाथ से जबरदस्ती मेडिसिन खाने पर सो जाती है। कुछ देर बाद स्वर्णा जी सारा नाश्ता निकाल कर सबको देती हैं। फिर एकांश के पास जाकर कहती हैं, हंस, सारे बच्चे घर पर हैं तो उन्हें फ़ोन करके आप बता दीजिए कि हम सब यहाँ हैं, वरना खामखा परेशान होंगे वो। एकांश से रिलाकर कहता है, ठीक है माँ, वैसे रुहानिका जी कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? फिर से बेहोश तो नहीं हुई? स्वर्णा जी कहती हैं, नहीं बेटा, वो बिल्कुल ठीक है, अपने कमरे में सो रही है मेडिसिन लेकर। एकांत से रिलाकर बाहर गार्डन में चला जाता है घर पर फोन करने। काफी देर बाद रुहानिका की आंख खुलती है तो बालकनी में झांकती है जहां चांद निकलकर अपनी रोशनी से उसका कमरा जगमगा रहा था। रुहानिका सांझ का समय देखकर झट से उठकर कहती है, मैं इतनी देर तक सो गई, पापा के ऑफिस के आने का टाइम हो गया। तभी उसे कुछ याद आता है जिससे उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वो शांति से अपनी जगह पर बैठकर कहती है, मैं तो भूल ही गई थी, आज तो पापा है नहीं, किसे पिलाऊंगी अपने हाथों की चाय? कौन करेगा मेरी चाय की तारीफ? कौन करेगा मेरे साथ गार्डनिंग? कौन करेगा मेरे साथ बातें? कौन मेरे साथ समय बिताएगा? कौन कहेगा, रूह आप क्यों ब्रेकफास्ट बना रही हैं? मेड है ना, वो कर देगी। कौन मुझे रोकेगा टोकेगा? कौन मुझे अपनी बातों से हंसाएगा? कौन? इतना कहकर वो अपने होंठ आपस में भींचते हुए फपक कर रो पड़ती है। वहीं एकांश, जो कि रुहानिका की बालकनी में लगे झूले पर बैठकर रेयान से बात कर रहा था, वो रुहानिका के रोने की आवाज़ सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट करके भागकर अंदर आता है और उसके पास जाकर उसका सिर सहलाकर कहता है, चुप रुहानिका जी, आप ठीक हैं? रुहानिका उसे भरी आंखों से देखकर नामे से हिलाकर कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे मेरे पापा चाहिए, आई वांट हिम नाउ। एकांश उसकी बात सुनकर बेबसी से उसे देखता है, पर फिर खुद को संभाल कर उसका हाथ पकड़कर उसे बालकनी में चलने को कहता है। रूहानिका बिना कुछ बोले उसके साथ बालकनी में जाती है तो एकांश उसे बालकनी की रेलिंग के पास खड़ा करके आसमान में चमक रहे सितारों को देखते हुए कहता है, वो देखिए, वो हैं पापा जी। जानती हैं, जब मैं छोटा था ना, तब दादी से हमेशा पूछता था कि दादाजी कहाँ हैं, तो दादी कहती थी कि वो आसमान का सितारा बन चुके हैं। मैं जानता हूँ यह बात बहुत फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पर हम इंसानों को सच्चाई से हमेशा डर लगता है, इसलिए तो हम झूठ का सहारा लेते हैं ताकि अपने मन को समझा सकें। पर मैं कभी आपको उस झूठ का सहारा लेने को नहीं कहूँगा, क्योंकि सच्चाई हमारे सामने है और हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि हम दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। देखिए रुहानिका जी, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है ये समय आपके लिए, पर आपको तो सोचना चाहिए कि पापा जी फाइनली खुश हैं। वो आपको खुश देखना चाहते थे और अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद होना चाहते थे। आप उनके लिए जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उनकी बेटी, उनका सब कुछ थी। पर उनकी जिम्मेदारी मम्मी जी तो थी ना, वो कब से उनका इंतजार कर रही थी। अगर वो अपना सारा समय आपको दे देते तो मम्मी जी की जिम्मेदारी और उनके वादे का क्या होता? इसलिए आपको मेरे पास भेजकर वो चले गए मम्मी जी के पास, अपने वादे को निभाने। सो आई थिंक आपको अब कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। और बाकी रही बात आपके अकेले होने की, तो हम सब है ना, मैं हूँ, माँ हूँ, दादी हैं, पापा हैं, छोटी माँ है, चाचू हैं, रियान, शिवांश और छोटी है। रुहानिका को देखकर हल्का मुस्कुराकर, और रही बाकी की बातें, तो मैं पीऊँगा आपके हाथ की चाय और उसकी तारीफ भी करूँगा। माँ और छोटी माँ आपको किचन में काम करने से रोकेंगी। दादी करेंगी आपके साथ गार्डनिंग, क्योंकि उन्हें पेड़ पौधों से अलग ही लगा हुआ है। छोटी करेगी आपके साथ बातें और यहाँ शिवांश
हम सब मिलकर आपके साथ समय बिताएंगे। मैं तो फिर भी शायद ऑफिस में काम में कभी बिजी हो जाऊं, पर रियांश और शिवांश तो हमेशा आपके लिए फ्री रहेंगे और इसकी गारंटी मैं देता हूँ। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। उसकी बातें सुनकर रोहानिका नम आंखों से उसे देखने लगती है, तो एकांश उसका हाथ थाम कर कहता है, हम सब है ना, आप अकेली बिल्कुल नहीं है रोहानिका जी। आई प्रॉमिस, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप खुद को कभी अकेला नहीं पाएंगी। उसकी बात सुनकर रोहानिका बिना कुछ बोले उसे देखती रहती है। वहीं एकांश भी खामोशी से उसकी आंखों में देखने लगता है। क्या एकांश बना रहा है रूहानिका के दिल में जगह? क्या है रूहानिका का अतीत? जानने के लिए पढ़िए कहानी का नेक्स्ट पार्ट।